हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट का पार्ट 7 बना रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 6 बना दिए हैं, जिसमें हमने डूज एंड डोंट्स तक अपना सब कुछ कवर कर लिया था। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज सेबी स्कोर्स और सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। तो यहाँ से हमें क्या करना है? पढ़ना शुरू करना है। तो अपना हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हमें दे रखा है देयर विल बी ओकेजन्स व्हेन यू हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ लिस्टेड कंपनी intermediary registered with SEBI. In the event of such complaint, you should first approach the concerned company intermediary against whom you have a complaint. However, you may not be satisfied with their response. Therefore, you should know whom you should turn to get your complaint redressed. तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि ऐसे बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है अगेंस्ट किसी भी एक लिस्टेड कंपनी के या फिर हमारे इंटरमीडियरी के अगेंस्ट में, है ना। ऐसा क्यों? जैसे अगर हमें कोई कन्फ्लिक्ट है या फिर ऐसा लग रहा है कि जो हमारा इंटरमीडिएट है उसने सही से काम नहीं किया या फिर जो लिस्टेड कंपनी है उसने डिविडेंड सही टाइम पे नहीं दिया, तो इसके खिलाफ में हम क्या करते हैं? सेबी के पास में हम जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करते हैं। तो कंप्लेंट फाइल करने से पहले हमें क्या करना है? जो कंपनी है जिसके बारे में हम कंप्लेंट कर रहे हैं या फिर जो भी इंटरमीडिएरी है उसे हमें सबसे पहले अप्रोच करना है। उसका पर्सपेक्टिव हमें जानना ज़रूरी होता है। हमें जानना होता है कि अगर डिविडेंड लेट हुआ तो क्यों हुआ, कोई तो वजह होगी ना। और अगर उनका रिस्पॉन्स आपको सेटिस्फाई नहीं करता तो आप क्या कर सकते हैं? आप जाके अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम में जाकर। अब हमें यहाँ पे दे रखा है कि अब जैसे हमें पता चल गया कि हमें कंप्लेंट क्यों करनी है, अब हमें पूछा है कि हम कैसे करेंगे। तो सेबी टेक अप कंप्लेंट्स रिलेटेड टू इशू। अगर हमें कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो सेबी कौन कौन सी कंप्लेंट को फाइल करती है, ऐसा नहीं आपके घर की परेशानियों को फाइल करेगी। वो कौन कौन सी है वो हमें यहाँ पे बता रखे हैं। जैसे कि अगर हमारी ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज से रिलेटेड कोई इशू है ना, तो सेबी हमारी कंप्लेंट फाइल करेगी। या फिर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद लिस्टेड कंपनी, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनी है अगर उन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया अपने इन्वेस्टर्स को तो सेबी क्या करेगी? हमारी कंप्लेंट को फाइल करेगी। इन एडिशन सेबी ऑल्सो टेक अप कंप्लेंट अगेंस्ट द वेरियस इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड विद इट एंड रिलेटेड इश्यूज़, यानी कि कंपनीज़ के लिए तो हमारी कंप्लेंट फाइल की ही जाएंगी। अगर हमें हमारे इंटरमीडियरी हमारे ब्रोकर से भी अगर कोई परेशानी है तो हम उसके खिलाफ में भी क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। अब हम करेंगे कैसे वो हम देख लेते हैं। तो स्कोर्स facilitate you to lodge your complaint online with SEBI and subsequently view its status. To register a complaint online on Scores portal, click on Complaint Registration under Investor Corner. The complaint registration form contains personal details and कंप्लेंट डिटेल्स। यहाँ पे मैं क्या बोला है कि अगर हमें सेबी के पास में जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो स्कोर्स है उसमें हमें जाना पड़ेगा। स्कोर्स एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो सेबी ने ही क्या कर रखा है? अपने इन्वेस्टर्स, अपने जो क्लाइंट है उन्हें प्रोवाइड कर रखा है, जो इन्वेस्टर्स हैं, कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप स्कोर्स में आके क्या कर सकते हो? अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हो, अपनी कंप्लेंट बता सकते हो। और कंप्लेंट आप कैसे फाइल करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? इन्वेस्टर कॉर्नर में जाके, जैसे वेबसाइट होती है ना तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो आपको इन्वेस्टर कॉर्नर पे क्लिक करना है और वहाँ पे जाके आपको कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पे जाके अपनी कंप्लेंट, जो आपकी कंप्लेंट है वो आप क्या कर सकते हो? बता सकते हो जो भी आपकी परेशानी है। जैसे कि उसमें पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे कि आप कौन हो, आपका क्लाइंट कोड क्या है और जो भी पर्सनल डिटेल्स होंगी वो, और आगे फिर आपकी कंप्लेंट क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड आपकी कंप्लेंट है वो आपसे मांगेंगे। फिर अ PDF डॉक्यूमेंट अप टू 1 MB ऑफ साइज ऑफ ईच नेचर ऑफ कंप्लेंट कैन ऑल्सो बी अटैच्ड अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स एज द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. One successful submission of complaint system generated unique registration number will be displayed on the screen, which may be noted for future correspondence. An email acknowledging the complaint with complaint registration number will also be sent to the complaint's email ID entered in the complaint registration form. The complainant can also follow the status of complaint online. यहाँ पे हमें क्या बोला है कि अब हमने देखा, अपना हमने पर्सनल डिटेल्स दे दिया और जो कंप्लेंट है वो हमने फाइल कर दी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? अपना एक 1 MB की साइज़ की क्या करना पड़ेगा? जो डॉक्यूमेंट है PDF फॉर्म में हमें अपने डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ेगा? अटैच करना पड़ेगा अपने कंप्लेंट के साथ ऑनलाइन।
ठीक है ना। आप PDF बना के 1 MB का PDF आप बना सकते हो और उसे अपने कंप्लेंट के साथ में क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा, इससे आपके जो कंप्लेंट है उसे एक सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपकी सक्सेसफुली कंप्लेंट क्या हो जाती है, सबमिट हो जाती है, तो उसके बाद आपको क्या मिलता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट किया जाता है, जो आपको क्या करना पड़ता है, फ्यूचर में यूज़ करना पड़ता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, उसे इन फ्यूचर अगर आप वापस रजिस्टर करते हो कि आपकी जो भी आपकी कंप्लेंट थी उसका क्या सोल्यूशन आया, उसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करना पड़ेगा, तो उसे आपको संभाल के रखना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी से आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कंप्लेंट फाइल हो गई है और उसका क्या सोल्यूशन आया है। तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन जाके फिर उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि आपकी कंप्लेंट फाइल हुई भी है या नहीं हुई। तो ये हमारा कोर्स हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हमें यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है प्रोडक्ट्स इन सेकेंडरी मार्केट, यानी कि सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे कि सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन से सिक्योरिटीज़ हैं जो डील करती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ क्या दिया है, व्हाट आर द प्रोडक्ट डील इन द सेकेंडरी मार्केट, यानी कि वो कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ होती हैं जो हम सेकेंडरी मार्केट में जिनके साथ हम डील करते हैं। सो फॉलोइंग आर द मेन फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंस्ट्रूमेंट्स dealt in the secondary market which may be divided broadly into shares and bonds। यानी कि जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें हमारे बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं जो डील करती हैं, लेकिन मेनली क्या है, दो हमें यहाँ पे बता रखी हैं। एक बता रखी है शेयर्स, और एक बता रखी है हमें बॉन्ड्स। तो सबसे पहले हम शेयर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि शेयर्स भी बस एक ही तरह के नहीं होते, बहुत टाइप के शेयर्स होते हैं। तो जैसा हमें यहाँ पे दे रखा है पहला इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं इक्विटी शेयर्स क्या होता है। एन इक्विटी शेयर कॉमनली रेफर्ड टू एज एन ऑर्डिनरी शेयर रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप इन अ बिजनेस वेंचर। हमें ये क्लास 10th से ही अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं कि इक्विटी शेयर क्या होता है। कंपनी के वो शेयर्स जिन्हें अगर कोई इन्वेस्टर खरीदता है तो वो उस कंपनी का जितना फ्रैक्शन उसने उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, जितने भी परसेंटेज खरीदे हैं, उतना ही क्या हो जाता है, वो उस कंपनी का ओनर बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10% इक्विटी शेयर खरीदे हैं किसी भी कंपनी के, तो आप उस कंपनी के 10% के ओनर हो, 10% के मालिक हो। तो ये होगा हमारे इक्विटी शेयर। राइट इशू और राइट शेयर्स क्या होता है हमारे, द इशूज ऑफ न्यू सिक्योरिटी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जैसा हमने पढ़ा था ना पहले कि राइट शेयर्स और राइट इशू हमने पढ़ चुके हैं, ये IPO वाले उसमें था। तो राइट शेयर्स और राइट इशू क्या होते हैं, दोनों सेम ही हैं, एक दूसरे की जगह पे आप नाम यूज़ कर सकते हो। तो राइट शेयर्स हमारे वो होते हैं जिनमें कंपनी क्या करती है, ना तो पब्लिक में शेयर्स को अलॉट करती है, ना ही सिलेक्टेड ग्रुप में अलॉट करती है। वो क्या करती है, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें ही क्या बोल देती है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दोबारा आप इन हमारी कंपनी के सिक्योरिटीज़ में अपना जो है अपना पैसा देके आप शेयर्स को खरीद सकते हो। यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही जब हम क्या करते हैं, वापस अपने शेयर्स अलॉट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका मतलब होता है हमारा राइट इशू। आगे दिया है बोनस शेयर। तो शेयर इशूड बाय कंपनीज टू देयर शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स द शेयर होल्डर्स ओन्स। यानी कि जैसे आप देखो, जैसे हमें दिवाली पे बोनस मिलता है ना, तो ऐसा हमें बोनस मिलता है इन द सेंस कि हम क्या कर रहे हैं, हमने दिवाली पे कंपनी वाले बोनस देते हैं। किस हिसाब से देते हैं कि आपकी सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी, भले ही आपने काम किया हो या ना किया हो, तो वो हम बोनस बोलते हैं ना, फ्री में हमें पैसे मिले थोड़े एक्स्ट्रा। तो बोनस शेयर भी वही है, जब कंपनी क्या करती है, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें कुछ शेयर क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है। कि जैसे सोचो अगर किसी ने 10% की ओनरशिप दी है तो उसे उसी के हिसाब से क्या करेंगे, थोड़े से शेयर एक्स्ट्रा दे देंगे। और किसी ने अगर 5% की ओनरशिप ले रखी है तो उसे थोड़े कम शेयर मिलेंगे, बट फ्री में मिल जाते हैं। तो जो शेयर्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं शेयर होल्डर्स को, वो क्या होता है, वो होता है हमारे बोनस शेयर्स। आगे हमें दे रखा है प्रेफरेंस शेयर। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ क्या दे रखा है, ओनर ऑफ दीज काइंड ऑफ शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू बी अ फिक्स्ड डिविडेंड और डिविडेंड कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट टू बी पेड रेगुलरली। Before dividend can be paid in respect of equity share, they also enjoy priority over the equity shareholders in payment of surplus. But in the event of liquidation, their claim rank below the claim of the company creditors, बॉन्ड होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स। यहाँ हमें क्या बोला, प्रेफरेंशियल शेयर और इक्विटी शेयर हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है अपनी क्लास 10th में, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स हमारे वो शेयर्स होते हैं जिनमें हमें क्या मिलता है, एक फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। यानी कि कंपनी कितना भी प्रॉफिट कमाए या फिर कितने भी लॉस में जाए, उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड डिविडेंड देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि आपने किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीद रखे हैं और आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो भले ही कंपनी का प्रॉफिट हो या फिर कंपनी का लॉस हो, आपको आपका 10% का प्रॉफिट, जो 10% का डिविडेंड है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये होता है हमारे प्रेफरेंस शेयर, जिसमें हमें क्या मिलता है, जो इन्वेस्टर होता है उससे उसकी
फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे की जाती है ना। लेकिन इसमें जो प्रेफरेंशियल शेयर वाले होते हैं उन्हें क्या है, उन्हें कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, ये रियल ओनर ऑफ द कंपनी नहीं होते हैं। मैं यहाँ पे दे रखा है, यहाँ क्या दिया है कि दे ऑल्सो एंजॉय प्रायोरिटी ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द पेमेंट्स ऑफ सरप्लस। जैसा कि हमें पता है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस साल इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेगी या फिर नहीं, और वो चाहे तो ना भी पे करे इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वालों के पास क्या होता है, यहाँ पे एक प्रायोरिटी होती है, उनके पास एक क्या होता है, प्रिविलेज होता है कि उन्हें उनका सरप्लस जो है वो उन्हें मिलता ही है। भले ही इक्विटी शेयर वालों को उनका पैसा ना मिले, लेकिन प्रेफरेंस शेयर वालों को उनका पैसा ज़रूर मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में एक और भी परेशानी है कि जब अगर सोचो कि कंपनी जैसे बैंकरप्ट हो गई, तो अब बैंक वाले क्या करेंगे, जो भी पैसा है, जो कर्जा है कंपनी का, वो उसी के कंपनी को बेच बाग के उसे उतार देंगे। तो सबसे पहले किसका पैसा पे किया जाएगा, सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स का पे किया जाएगा, फिर डिबेंचर होल्डर का पे किया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स का यहाँ पे बाद में पे किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब अगर हम आगे देखें, दिया है cumulative preference shares, तो a type of preference share on which dividend accumulates if remain unpaid. All errors of preference dividend have to be paid out before paying dividend on equity share. यहाँ पे मैं दिया है cumulative preference share। तो cumulative preference shares हमारे कौन से शेयर्स होते हैं, देखो प्रेफरेंस शेयर्स तो हम समझ गए, जिसमें हमें क्या करना, जिसमें कंपनी क्या करती है, हमारे डिविडेंड हमें टाइम टू टाइम पे करती है। बट ऐसा सोचो कि अगर इस साल कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ, उसने प्रॉफिट नहीं कमाया, तो क्या होगा, अगर प्रॉफिट होता है तो कंपनी को 100% श्योर है कि कंपनी आपको डिविडेंड देगी। लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं होता है तो क्या होगा, तो कंपनी आपको प्रॉफिट, आपका डिविडेंड पे नहीं करेगी इस साल का। वो क्या हो जाएगा, वो अभी रिमेन अनपेड है, वो क्या अभी पे नहीं किया है, अभी वो बचता है आपका। लेकिन अगली साल जब प्रॉफिट होगा तो अगली साल का प्रॉफिट और पिछली साल का जो प्रॉफिट उन्होंने नहीं दिया था, उन दोनों को मिला के क्या करेगी, वो आपको आपका पैसा, कंपनी जो है आपका पैसा, आपका डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वापस कर देती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। अब अगर हम आगे देखें, क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। सो टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर वेयर द डिविडेंड पेबल ऑन द सेम accumulates if not paid after a specified date, these shares will be converted into equity capital of the company। अच्छा, आप क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या दिया है, यहाँ हमें बोला है कि अगर सोचो ऐसा कि एक कंपनी है जिसमें हमने क्या कर रखा है, प्रेफरेंस शेयर्स को हमने ओन कर रखा है। अब उन्होंने अगर हमारा डिविडेंड पे नहीं करा तो ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, एक डेट के बाद क्या होगा, अगर वो हमारा पर्टिकुलर डेट तक हमारा डिविडेंड पे नहीं करते तो वो हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे इक्विटी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि इक्विटी शेयर्स में क्या है, कन्वर्ट हो जाते हैं अगर हमारा प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड एक पर्टिकुलर डेट तक पे नहीं किया जाता। एक स्पेसिफाइड डेट होती है कि अगर इस टाइम तक आपका डिविडेंड पे हो गया तो आपका ठीक है, लेकिन अगर नहीं पे किया तो हमारे प्रेफरेंस शेयर को कंपनी क्या करती है, इक्विटी कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है। तो आई होप आपको मैंने अभी शेयर्स के बारे में जितना सब कुछ पढ़ाया है वो सब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज में हम बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो अपना हम नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे जो है बॉन्ड्स, वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बॉन्ड्स इज अ नेगोशिएबल सर्टिफिकेट एविडेंसिंग इनडेप्थनेस। It is normally unsecured. A debt security is generally issued by a company, municipality or government agency. A bond investor lends money to the issuer and in exchange the issuer promises to repay the loan amount on a specified maturity date. The issuer usually pay the bondholder periodic interest पेमेंट ओवर द लाइफ ऑफ द लोन। द वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड आर एस फॉलो। तो तीन तरह के बॉन्ड यहाँ पे मैं दे रखे हैं, जीरो कूपन बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स। तो देखो पहले बॉन्ड समझ लेते हैं। बॉन्ड क्या होता है, हमें पता है कि बॉन्ड क्या है, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसमें क्या होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से बैकबोन होती है, गवर्नमेंट इसमें सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करती है। तो बॉन्ड अगर गवर्नमेंट इशू कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे, हम बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन अगर सिमिलर टाइप का, सिमिलर नेचर की सिक्योरिटी अगर कंपनी इशू करती है तो हम क्या बोलते हैं, उसे डिबेंचर बोलते हैं। ये हमें बात पहले से ही पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। तो बॉन्ड में होता क्या है, बॉन्ड में ये होता है कि जो इन्वेस्टर है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसको अपना पैसा बढ़वाना है, जो ऑब्वियसली इन्वेस्टर है, तो जो इन्वेस्टर है वो क्या करता है, अपना पैसा दूसरे इंसान को दे देता है कि अब आप क्या करो, मैंने आपको जैसे अपना पैसा दे दिया, अब आप क्या करो, इसे जब एक
टाइम पीरियड के बाद आप मुझे वापस करना, इंटरेस्ट मुझे मेरा मिलता रहेगा, ब्याज, है ना, और एक टाइम के बाद आप मुझे इसमें ज़्यादा अमाउंट मुझे पे करके देना। फॉर एग्जांपल जैसे हम सिक्योरिटीज़ में करते हैं ना कि हमने अपना पैसा लगा दिया स्टॉक मार्केट में, हमें हमारा टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलता रहता है, या फिर हमारी जो सिक्योरिटी है उसे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें ज़्यादा अमाउंट मिलती है। तो ऐसे ही बॉन्ड में होता है, हम अपना पैसा दे देते हैं और हमें क्या मिलता है, पीरियोडिक इंटरेस्ट मिलता है। और लाइफ जब हमारे बॉन्ड की लाइफ खत्म हो जाती है, इन द सेंस कि जैसे हमने 2 साल के लिए बॉन्ड किया था या 4 साल के लिए, तो उतने टाइम के बाद क्या होता है, हमारा पेमेंट हमें वापस मिल जाती है। तो ये हमारे बॉन्ड होते हैं। अब जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है ये देखो, तो बॉन्ड इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रीपेड एट फेस वैल्यू, no periodic interest is paid, the difference between the issue price and redemption price represent the return to the holder, the buyer of these bond receive only one payment at the maturity of the bond। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब है कि हमने अपने बॉन्ड को क्या किया, डिस्काउंट पे दिया था। डिस्काउंट पे इन द सेंस समझो उसकी जो रियल प्राइस थी वो थी समझो 1 लाख की, लेकिन हमने उसे डिस्काउंट पे किया इन द सेंस कि समझो मैंने उसे 80,000 या 70,000 या 50,000 पे मैंने क्या कर दिया, उसे इशू कर दिया। अब दूसरे इंसान ने क्या किया, वो 50,000 में लिया। अब मेच्योरिटी डेट पे, यानी कि जब जैसे 1 साल के लिए बॉन्ड मैंने किया, तो मैंने कहा कि मैं आपको 50,000 में ये बॉन्ड दे रहा हूँ, और 1 साल के बाद मेच्योरिटी डेट में मैं आपको इसे 1 लाख में 1 लाख रुपए आपको वापस कर दूंगा। तो जो सामने वाले इंसान ने लिया, उसने डिस्काउंट में लिया था, तो उसे क्या मिला, एट द मेच्योरिटी डेट उसे उसका पैसा बढ़ के मिला। बट एक्चुअली में क्या था, उसकी फेस वैल्यू ही 1 लाख रुपए थी, मैंने ही 1 लाख रुपए के बॉन्ड को 50,000 में दिया था। तो जीरो कूपन बॉन्ड आए, वो अच्छे समझ गए होंगे, जब हम क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटी को डिस्काउंट पे करते हैं और एट द मेच्योरिटी पीरियड हम उसे फेस वैल्यू पे क्या कर देते हैं, दे देते हैं। लेकिन जो जीरो कूपन बॉन्ड है उसमें हमें कोई भी पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं मिलता, यानी कि कोई भी हमें ब्याज नहीं मिलता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और जीरो कूपन बॉन्ड में हमें सिर्फ एक ही बार पैसा मिलता है, वो है हमारी मेच्योरिटी डेट पे, यानी कि जिस दिन हमारा जीरो कूपन बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यानी कि जैसे हमने 2 साल के लिए अगर हमने किया है, तो 2 साल के बाद हमें ही हमारा पैसा मिलेगा और कोई भी बीच में इंटरेस्ट हमें पे नहीं किया जाएगा। आगे दिया कन्वर्टिबल बॉन्ड। सो अ बॉन्ड गिविंग द इन्वेस्टर द ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी एट अ फिक्स्ड कन्वर्जन पीरियड। तो कन्वर्टिबल का तो मतलब ही समझ में आ रहा है कि हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, कि समझो कि हमने एक बॉन्ड लिया जिसमें हमें एक ऑप्शन दे रखा है कि एक स्पेसिफिक डेट के बाद, एक ऐसा टाइम पीरियड के बाद हम क्या करेंगे, आपके बॉन्ड को इक्विटी में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो वो होता है हमारा कन्वर्टिबल बॉन्ड। ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, ये और भी ज़्यादा मस्त है। देखो, शॉर्ट टर्म्स अप टू 1 ईयर bear a discount security issued by government as a means of finance their कैश रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, बॉन्ड कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करती है, सरकार इशू करती है। तो ऐसा सोचो कि सरकार को बस सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए क्या है, पैसे की ज़रूरत है। समझो उसे सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए, है ना, 1 साल से कम के लिए या फिर 1 साल के लिए ही क्या है, बस पैसे की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि उसको कोई लॉन्ग टर्म प्लान है ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसे बस एक थोड़े से टाइम पीरियड के लिए क्या है, उसे पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब वो ऐसे कोई सिक्योरिटी, ऐसा कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं इशू करेगी कि लोग साल साल तक पैसा लगा के रखें, 10-10 साल तक। नहीं, ट्रेजरी बिल्स में क्या होता है कि आप अप टू 1 ईयर क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड होते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, जो गवर्नमेंट की क्योंकि हमने पैसा दिया, हमें 1 साल के बाद अब गवर्नमेंट वापस करेगी, लेकिन गवर्नमेंट को अभी ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी उसकी कैश रिक्वायरमेंट्स है उससे अपने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगी 1 साल के अंदर अंदर, और उसके बाद हमें हमारा रिटर्न पैसा कर देगी। तो आई होप आपको ट्रेजरी बिल समझ में आएगा। ट्रेजरी बिल्स होता है हमारे शॉर्ट टर्म वाले बॉन्ड्स। तो ये आई होप अपने अच्छे से समझा होगा। अब जो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में दे रखा है, तो मैं आपको सबसे पहले शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं दिया है वाई शुड वन इन्वेस्ट इन इक्विटी इन पर्टिकुलर्स, यानी कि जैसे हम सोचते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, है ना, तो हमें भला इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, जबकि हमें पता है कि इक्विटी ही में ही सबसे हाई रिस्क होता है। तो उसके बावजूद भी लोग इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, वो हमें यहाँ पे देखना है। सो व्हेन यू बाय अ शेयर ऑफ अ कंपनी यू बिकम अ शेयर होल्डर इन दैट कंपनी। शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज इक्विटीज़. Equities have the potential to increase in value over time. Research studies have proved that the equity return have outperformed the returns of most other forms of investment in the long term. Investors buy equity share or equity based mutual fund because अब यहाँ पे 3
हमें रीज़न दे रखे हैं कि हम इक्विटी शेयर्स क्यों खरीदने चाहिए और लोग क्यों खरीदते हैं। पर सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले दिया है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर्स को हम खरीदते हैं तो क्या होता है, हम उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। और शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज इक्विटी, शेयर्स को हम इक्विटी भी बोलते हैं। और हमें क्या पता है कि इक्विटी जो है उनमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है लॉन्ग टर्म के लिए, कि जब हम क्या करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं इक्विटीज़ में, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर इक्विटी शेयर्स ही हमें क्या करते हैं, सबसे हाई रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। इसलिए लोग हाई रिटर्न के चलते क्या करते हैं, अपना पैसा इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना बेटर समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें दिया है, equities are considered the most rewarding when compared to other investment option if held over a long duration। जैसा अभी मैंने कहा था कि इक्विटी सबसे ज़्यादा हाई रिवॉर्डिंग होती है, सबसे ज़्यादा मोस्ट रिवॉर्डिंग होती है, कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए क्या करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर हम किसी और सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे और हम अपना थोड़ा सा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, तो लॉन्ग टर्म के चलते क्या होगा, हमें समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें किसने प्रोवाइड करा है, इक्विटी शेयर्स ने। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा क्या है, रिसर्च स्टडीज़ हैव प्रूव दैट इन्वेस्टमेंट इन सम शेयर्स विद अ लॉन्गर टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट हैव यील्ड फार सुपीरियर रिटर्न देन एनी अदर इन्वेस्टमेंट। ऑन November 9, 1999, the Nifty closed at 1,364 points. On February 18, 2060, the Nifty closed at 7,191 points, showing an increase of 421% over 16 years। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है कि जैसा हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में क्या है, हाई रिटर्न मिलते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि जैसा हमने देखा कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटीज़ का जो रिटर्न है वो भी काफ़ी हाई आता है। कि जैसा हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है वो November 9 यानी कि 1999 यानी कि 1999 में 9 नवंबर को हमारा निफ्टी के पॉइंट्स कितने थे, 1364। और फरवरी 18, 2016 में निफ्टी के पॉइंट्स कितने थे, 7,191 पॉइंट्स थे। तो इससे क्या पता चला कि 16 साल के अंदर अंदर कितना इंक्रीज़ हुआ, 421% हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट्स है वो इंक्रीज़ हुए हैं। यानी कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने से हमारा रिटर्न इतना ज़्यादा हाई हुआ है, तो इसलिए इक्विटी में लोग इन्वेस्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट दिया है, however this do not mean all equity investment would guarantee similar high return। equity are high risk investment, though higher the risk, higher the potential returns। high risk also indicates that the investors stand to lose some or all his investment amount if prices move unfavorably। one needs to study equity market and stock in which investment are being made carefully before investing। हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है कि अब जैसे आप चने के झाड़ पर चढ़ गए होगे कि इक्विटी में तो बहुत रिटर्न मिलता है, इक्विटी तो लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो इतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा कि कहाँ 1300 पॉइंट पे से हम 7,000 पे आ गए, तो हम तो भैया आंख बंद करके बस इक्विटी में इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये सबसे बड़ा तुम्हारा भ्रम होता है, इसमें ज़्यादा लोग फंस जाते हैं और अपना पैसा सारा डुबा देते हैं। इक्विटी हमें हाई रिटर्न प्रोवाइड करता है, बस ऐसा हर बार नहीं होता कि हमें हर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न मिलेगा और हम आगे ही जाएंगे, हमें रिटर्न पॉजिटिव ही मिलेगा। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं, हमारा जो प्रॉफिट होना होता है वो कभी कभार लॉस में चेंज होता है, जिसकी वजह से कुछ लोग अपना थोड़ा या फिर सारा पैसा ही क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं, उनका क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो इक्विटी में क्या होता है, वो हाई रिटर्न्स तो देती हैं बट उसके साथ साथ ही क्या होता है, उसमें हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, यानी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो बल्ले बल्ले, नहीं तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, व्हाट हैज़ बीन द एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी इन इंडिया, तो इस वाले टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है कि जो हम अगर इक्विटीज़ जो हमारी इंडिया की इक्विटीज़ हैं उन पर हमें हमारा एवरेज रिटर्न क्या मिलता है, तो वो मैं आपको 1 मिनट शो कर देती हूँ। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्या दे रखा है, what has been the average return on equities in India। तो देखो, if we take the Nifty index return for the past 16 years as on February 18, 2016, Indian stock market has returned about 26% to investors on an average in term of increase in share prices और capital appreciation annually। यानी कि जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखा था ना, तो निफ्टी इंडेक्स का अगर हम रिटर्न देखें इक्विटीज़ पे, तो इंडिया में क्या था, 2016 में क्या रिटर्न था हमारा, अबाउट
26% का रिटर्न क्या मिला था, इन्वेस्टर्स को मिला था, जो का काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न है। साइड दैट ऑन एवरेज स्टॉक हैव पेड 1.5% डिविडेंड एनुअली। डिविडेंड इज अ परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर दैट अ कंपनी रिटर्न to its shareholders from an annual profit. Compared to the most other form of investment, investing in equity share often offers the higher rate of return if invested over a long duration। यानी कि हमें क्या मिला यहाँ पे देखो 26% का रिटर्न मिला, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं कि अगर हमें कंपनी में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसका जो डिविडेंड एनुअली मिलता है साल भर का, वो कितना मिलता है, वो मिलता है हमें 1.5% का। तो डिविडेंड क्या है, वो फेस वैल्यू अमाउंट, डिविडेंड आपको पता ही होगा जो कंपनी हमें पे करती है। तो कंपनी जो रिटर्न हमें पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को एनुअली, हर साल उसे जो प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पे कंपनी क्या करती है, 1.5% का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है। तो अगर हम कंपेयर करें अपनी इन्वेस्टमेंट जो कि हम इक्विटी शेयर्स में करते हैं और जब अलग फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि इक्विटीज़ ही ऐसी इन्वेस्टमेंट हैं जो हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है वो प्रोवाइड करती हैं अगर हम उनमें क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हाई रिस्क भी इन्हीं में होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ में दे रखा है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ अ स्टॉक। यानी कि अगर कोई भी स्टॉक है उसका प्राइस अगर हमें डिसाइड करना है तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो उसे अफेक्ट करेंगे। जो तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ अ स्टॉक। यानी कि जो स्टॉक है उसके प्राइस कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि किसी भी एक स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ब्रॉडली देयर आर 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पे 2 फैक्टर कौन कौन से हैं, पहला है हमारा स्टॉक स्पेसिफिक, सेकेंड है हमारा मार्केट स्पेसिफिक। यानी कि ये 2 तरह के हमारे क्या है, फैक्टर्स हैं जो हमारे स्टॉक के प्राइस को ब्रॉडली इफेक्ट करते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक फैक्टर क्या है यहाँ पे, स्टॉक स्पेसिफिक फैक्टर रिलेटेड टू पीपल एक्सपेक्टेशन अबाउट द कंपनीज, इट्स फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, फाइनेंशियल हेल्थ एंड मैनेजमेंट, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग स्किल्स। तो यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक में क्या होता है, स्टॉक स्पेसिफिक में हमारा प्राइस इस तरह से कुछ डिसाइड होता है कि वहाँ पे ना लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा एप्पल के प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें क्या है, लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर एप्पल प्रोडक्ट निकालेगा तो अच्छा निकालेगा और ऊपर से उसके जो प्राइस होंगे वो हाई होंगे। ये लोगों ने पहले से ही एक्सेप्ट भी कर रखा है और एक्सपेक्ट भी करते हैं, है ना। लोगों को पता भी है और लोग ऐसा सोचते भी हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट अच्छे आएंगे और वो महंगे भी आएंगे, है ना। तो उसका जो स्टॉक है वो भी महंगा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो लोगों ने पहले ही क्या कर रखा है, ये अपने अंदर एक्सेप्ट कर रखा है और एक्सपेक्ट करते हैं लोग कंपनी से कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। एप्पल की कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और आगे भी करेगी। और जो एप्पल है उसकी जो फ्यूचर अर्निंग्स कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी है कि वो अच्छा, अगर वो आज के टाइम पे अच्छे प्रोडक्ट्स देती है तो ऑब्वियस बात है कि लोगों को अच्छा प्रोडक्ट ही चाहिए। और अगर एप्पल अच्छा प्रोडक्ट देगी तो उसकी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और एप्पल की अगर हम फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करें तो वो सभी को पता है कि उसकी जो हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ, यानी कि उसका पैसा कितना अच्छा कमाती है, वो उसका प्रॉफिट भी होता है। ऐसा नहीं है कि उसे कभी लॉस नहीं हुआ, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, बट उसे अगर हम ऑन अ ब्रॉड लेवल देखें तो वो अच्छा खासा कमाती है। और टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग स्किल्स में तो एप्पल का कुछ कहना ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, लोगों में फेमस है। तो स्टॉक स्पेसिफिक क्या होगा, जब लोगों की एक्सपेक्टेशन से एक स्टॉक का प्राइस बढ़ता है घटता है, कंपनी के बारे में लोग सोच साच कर क्या करते हैं, अपना उसका स्टॉक प्राइस इफेक्ट करते हैं। और मार्केट स्पेसिफिक क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सो द मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड by the investor sentiment toward the stock market as a whole. This factor depend on the environment rather than the performance of any particular company. Events favorable to an economy, political and or regulatory environment like high economic growth, friendly budget, stable government, etc. can fuel euphoria in investors, resulting in boom in the market. On the other hand, unfavorable events like war, economic crisis, कम्युनल रेट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट पेज है वो मैं आपको रीड करती हूँ और फिर आपको पूरा मार्केट स्पेसिफिक एक बार में ही समझा देती हूँ। यहाँ पे मैं दिया है माइनॉरिटी गवर्नमेंट एक्सेट्रा डिप्रेस द मार्केट इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्टेन कंपनीज परफॉर्मिंग वेल। However, the effect of market specific factor is generally short term. Despite ups and down, price of a stock in long run gets stabilized based on the stock specific factors. Therefore, a prudent advice to all investors is to analyze and invest and not
स्पेक्युलेट इन शेयर्स, यानी कि हमें क्या दिया है, स्टॉक स्पेसिफिक में क्या था, यहाँ पे लोगों की अपनी एक्सपेक्टेशंस थी कंपनी से रिलेटेड। लेकिन मार्केट स्पेसिफिक में क्या है, यहाँ पे लोगों की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। यहाँ पे लोग स्टॉक मार्केट को देख के क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर स्टॉक मार्केट में अच्छी चल रही होगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक के प्राइस डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी रसिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को पता होगा मार्केट डाउन है, मार्केट गिरी पड़ी है। लेकिन जैसे कोरोना था तब भी मार्केट क्या थी, गिरी पड़ी थी। लेकिन कोरोना से पहले मार्केट इतनी नहीं गिरी हुई थी। मार्केट कोरोना में तो बहुत ज़्यादा गिर गई थी स्टॉक मार्केट, लेकिन कोरोना से पहले क्या था, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। तो स्टॉक के प्राइस भी क्या थे, काफ़ी अच्छे थे। तो अब यहाँ पे जैसा हमने देखा कि अगर जो कंट्री है उसके इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल ग्रोथ क्या है, सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ सही से है। ऐसा नहीं कि सरकार ही गिर गई तो भी मार्केट गिर जाएगी, है ना। सब कुछ क्या है, अच्छे से सारे फैक्टर्स सही से चलने चाहिए। इकोनॉमिक फैक्टर भी सही होना चाहिए, पॉलिटिकल फैक्टर भी सही होना चाहिए, और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी हमारा अच्छा होना चाहिए। जो कंट्री है उसके लिए सारी चीज़ें सब सही होंगी तभी स्टॉक मार्केट अच्छे से चलेगी। अब जैसे वॉर चल रही है तो भी परेशानी है, अब ये कोई पेंडेमिक आ जाएगी तो भी मार्केट को परेशानी होगी। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, भूखमरी होती है, या फिर पैसे की कमी आती है, या फिर दंगे होते हैं, तो भी क्या होती है, स्टॉक मार्केट में हमें एक डाउन देखने के लिए मिलता है। तो ये अप्स और डाउन्स तो चलता ही रहता है, हमें पता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें किसी एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो ऐसा नहीं देख के करना कि अरे ये तो अभी मार्केट गिरी पड़ी है तो रहने दो, या फिर ये स्टॉक ही अच्छा नहीं है तभी गिरा पड़ा है। नहीं, अगर हम मार्केट देख के हमें स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें कंपनी के फंडामेंट्स देख के क्या करना चाहिए, किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई होप आपको प्राइस ऑफ स्टॉक में स्टॉक स्पेसिफिक और मार्केट स्पेसिफिक अच्छे से समझ में आया होगा। यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हमारा ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक से हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।